हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। और संविधान सभा ही नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद हम इस संविधान की विशेषताएं भी पढ़ेंगे और संविधान के भाग क्या होते हैं, किस भाग में कौन से आर्टिकल हैं और एक भाग में कितने आर्टिकल होते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। उसके बाद हम संविधान के जो स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से हमारे संविधान को लिया गया है जब बनाया गया था, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे। और हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि अनुसूचियाँ हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, बहुत जल्दी इस क्लास को ख़त्म करना है। मतलब ये जो आपका ये जो रिवीजन सीरीज है, बहुत जल्दी, मैं 30 क्लासों का डिज़ाइन किया हूँ, लेकिन मैं 30 से पहले ही आपका ख़त्म कर दूंगा, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको बाद में रिवाइज कर सकें और मैं कुछ और आपको बाद में रिवाइज करवा सकूँ। तो क्या है, संविधान सभा को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं बहुत हड़बड़ी में पढ़ें, एकदम क्लियरली पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पीछे हमने कल ये वाली क्लास हमने पढ़ी थी, और वो क्लास मैं जब बना रहा था तो मतलब मेरी जो क्या बोलता हूँ मैं जुबान थोड़ी गड़बड़ा गई थी, तो सही से नहीं बन पाई थी। फिलहाल फिर भी मैंने सही से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, संविधान सभा को पढ़ते हैं। तो संविधान सभा क्या है? संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है, ऐसी बात आई थी। जब संविधान सभा बनी थी तो इसके बारे में कुछ कथन आए थे। क्या कथन आए थे? जैसे कि शिमला समझौता के बाद ये आपका क्या होता है, संविधान सभा जब आप देखेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन आता है ना, तब जाके संविधान सभा आपकी क्या है, बनती है। और संविधान सभा को पढ़ने से पहले ये कथन आपको बहुत अच्छे से समझना बड़ा ही जरूरी है। क्या है? संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है, ऐसा एक व्यक्ति है ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने कहा था। और उनकी एक पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुस्तक ग्रैनविल ऑस्टिन की है। उन्होंने अपनी किताब में ये बात कही है कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा, क्योंकि उस टाइम पे जो संविधान सभा बनाने वाले व्यक्ति थे वो कांग्रेस के ही थे और कोई पार्टी थी ही नहीं। अब संविधान सभा के बारे में ये कथन ग्रैनविल ऑस्टिन ने दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में ऐसे आपके क्या है, कोटेशन वाले पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, और भी इसके कुछ कोटेशन दिए हैं, जैसे कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है। क्या बोला है? संविधान सभा हिंदुओं का निकाय, ये बोला था लॉर्ड बिस्काउट ने। ऐसे ही आपका क्या है, संविधान सभा का विचार किसने दिया था? हेनरी मैन ने दिया था। किसने दिया? हेनरी मैन। ये इंग्लैंड के व्यक्ति थे, हेनरी मैन। इन्होंने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। संविधान सभा को व्यावहारिक रूप किसने दिया? तो अमेरिका और फ्रांस ने। मतलब क्या, सबसे पहले संविधान सभा यानी कि संविधान को किसने लॉन्च किया था? तो सबसे आपको पता ही है, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपना संविधान लाया था। उसके बाद फ्रांस लाया था, और भी देश फिर लाए थे। और फ्रांस में संविधान सभा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ संविधान सभा कहा गया है, फ्रांस में उसको राष्ट्रीय सभा कहा गया है। और सबसे पुराना संविधान आपका कहाँ का है? अमेरिका का है। अब हम पढ़ते हैं अपने संविधान के बारे में। तो देखिए, संविधान सभा की जो मांग आई थी ना हमारे यहाँ, संविधान सभा की जो मांग आई थी, वो एक तो आपकी आई थी औपचारिक मांग। हाँ सर, ये तो समझ गए, औपचारिक मांग। और एक आई थी आपकी, नहीं, एक आई थी आपकी अनौपचारिक मांग और एक आई थी आपकी औपचारिक मांग। अनौपचारिक मतलब लोग इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि हमको संविधान सभा चाहिए, संविधान हमारा बनना चाहिए। लेकिन एक ऐसा चरण आ जाता है जब लोगों को ज़रूरत हो जाती है कि अब तो संविधान चाहिए ही चाहिए, ऑफिशियल आपकी डिमांड कर देते हैं। देखिए, हमको किसी भी, मतलब ऑफिशियल बोले तो एकदम सरकारी तौर पे कहते हैं, गवर्नमेंटल तौर पे कहते हैं। देखिए, हमको अपनी गवर्नमेंट बनानी है, हमको अपना संविधान बनाना है और हमको क्या है, अपने हिसाब से काम करना है, तो हमें संविधान सभा चाहिए। और यहाँ पे औपचारिक रूप से मांग हो रही थी, अभी देखेंगे कैसे हो रही थी। अब देखिए, यहाँ पे आइए, ये मैंने एक चार्ट बनाया है, बहुत अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करना। क्या है? संविधान सभा की अनौपचारिक मांग। अनौपचारिक मांग कैसे हो रही थी? देखिए, कहीं कोई बिल पेश हुआ, कहीं कुछ आया, कहीं कुछ, इस तरह से आपका क्या है, संविधान सभा की मांग हो रही थी। आप देखेंगे तो 1885 में, कब, 1885 में क्या होता, 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक लाते हैं। पहली बार सैद्धांतिक रूप से संविधान की मांग ये करते हैं। कब कब करते हैं ये? 1895 में एक क्या करते हैं, एक स्वराज विधेयक लाते हैं और पहली बार संविधान सभा की मांग करते हैं। और ये वो चरण हैं जब हमारे क्या है, क्या कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे, उस टाइम की बातें हैं ये। और 1906 में दादा भाई नौरोजी
कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमको स्वराज्य होना चाहिए, हमको अपना राज्य बनाना चाहिए, ऐसी मांगे करते हैं। तो ये आता है। उसके बाद आपका 1918 में क्या होता है, 1918 में क्या होता है, 33वें कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में, कांग्रेस का 33वां अधिवेशन जो कि दिल्ली में होता है, यहाँ पर भी संविधान सभा की मांग की जाती है। फिर आपकी कब होती है, 1922 में। 1922 में गांधी जी स्वराज्य भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है, ना कि ब्रिटिश संसद का कोई उपहार, ऐसी बातें बोलते हैं कि स्वराज तो हमारा एक मतलब क्या है, एक हमारी इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये हमारा अधिकार है और ये किसी का कोई उपहार नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। और फिर 1923 में एक सप्रू समिति बनती है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पेश किया जाता है, जिसमें स्वराज्य की बात की जाती है। सप्रू समिति के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आता है, जिसमें आपका स्वराज्य की बात होती है। और 1924 में आपने देखा होगा स्वराज्य पार्टी आती है। स्वराज्य पार्टी 1923 में ही आपकी बल्कि फाउंड हो जाती है और ये क्या करती है, 24 में अपना क्या करती है, मांग करती है, संविधान सभा की डिमांड कर देती है। ये भी अभी तक ये जो डिमांडें हो रही थी ये अनौपचारिक हो रही थी। अब 1929 में आपकी एक नेहरू रिपोर्ट आती है। क्या है, नेहरू रिपोर्ट आती है और नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी क्या करते हैं, नेहरू जी एक पूर्ण स्वराज, जो लाहौर अधिवेशन होता है ना, लाहौर अधिवेशन में आपका क्या करते हैं, ये पूर्ण स्वराज की मांग करते थे पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। बाद में ये नेहरू रिपोर्ट भी लाते हैं नेहरू जी। तो अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे आइए आप लोग। अब संविधान सभा की औपचारिक मांग को समझिए, संविधान सभा की औपचारिक मांग को समझिए, क्योंकि हमने अनौपचारिक मांग तो देख ली है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, संविधान सभा की औपचारिक मांग कैसे होती है। 1934 में, वैसे हमको यहीं से सही से याद रखना है, 1934 में एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय एक मार्क्सवादी विचारक होते हैं और ये पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग की डिमांड करते हैं। औपचारिक ऑफिशियली एक घोषणा करते हैं कि हमको संविधान सभा बनाना है। अभी तक सिर्फ मांगे हो रही थी, अब ये कहते हैं हमको कैसे भी संविधान सभा को गठित करना है, मतलब एक ऑफिशियल लेवल पे आपको क्या है करना है। फिर 1935 में नेहरू ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, उसमें ये आधिकारिक तौर पे मतलब ऑफिशियल तौर पे क्या है, संविधान की मांग कर देते हैं। तो यहाँ से संविधान की मांगे उठना स्टार्ट हो जाती हैं एक अच्छे लेवल से। 1936 में नेहरू के द्वारा एक संप्रभु और वयस्क मताधिकार पे संविधान सभा की मांग की जाती है। मतलब ये कहते हैं कि हमको जो संविधान सभा बनानी है वो हमारी संप्रभु होनी चाहिए, मतलब हमारा उसमें वर्चस्व होना चाहिए, सारे अधिकार, सारे निर्णय लेने की क्षमता हमारी होनी चाहिए। और वयस्क मताधिकार मतलब जो उसमें मताधिकार देने वाले हों, मत देने वाले हों, वो वयस्क लोग हों, 18+ लोग हों संविधान की मांग करने वाले। अब 1938 में क्या होता है, हरिपुरा एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वहाँ भी आपका यही आपका होता है। वहाँ तो आपने एक, मैं क्या बताता हूँ, वहाँ पे एक समिति भी बनी थी, राष्ट्रीय योजना समिति भी वहाँ पे बनती है। और यहाँ पे हरिपुरा अधिवेशन में मैं आपको बताता हूँ कि अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस होते हैं। और यहाँ पर भी संविधान सभा की ही मांग होती है। और 1940 में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव आता है, जो मैंने आपको पीछे बताया था। अगस्त ऑफर पे मतलब पिछली क्लास में पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग की थी। ब्रिटेन ने कहा था कि हम आपको संविधान सभा देंगे, हम आपका संविधान बना के देंगे, बस आप हमारा थोड़ा युद्ध वगैरह ये चल रहा है, ये जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है सेकंड, इसमें आप सहयोग कीजिए, हम आपका बहुत सारा सहयोग मतलब संविधान सभा देंगे, बहुत सारे अधिकार देंगे, संविधान सभा गठित की जाएगी, बहुत सारी बातें की थी। मैंने अभी जो पीछे की क्लास है उसमें आप देखना जाके, मैंने उसमें पढ़ाया है। 1942 में क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है और निर्वाचित संविधान सभा की मांग करता है। ये कहता है हम इलेक्टेड आपकी क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे, मतलब उसमें कुछ चुनिंदा लोगों को चुनेंगे, इलेक्ट करेंगे, उनका निर्वाचन कराएंगे, फिर वो लोग संविधान सभा की मांग मतलब क्या है बनाएंगे संविधान सभा। ऐसी बात करता है ये कौन, क्रिप्स मिशन। लेकिन ये सारे मिशन आपके क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, सभी के सभी मिशन आपके फेल होते हैं। फिर आपका आता है एक कैबिनेट मिशन, 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन आपका क्या है, संविधान सभा का गठन करता है फाइनली। तो इतनी लंबी आपकी क्या है, ये संविधान सभा की ये लड़ाई चलती है। तो संविधान सभा, जैसे अभी मैंने ये बताया था अगस्त ऑफर, आपको अगस्त ऑफर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे, ये देखिए अगस्त प्रस्ताव। इसमें क्या था, कांग्रेस ने मांग की थी कि हमको क्या है एक सरकार गठित करनी है, तो इन्होंने कहा आप हमारा युद्ध में सहयोग कीजिए, अंग्रेजों ने कहा हम आपको संविधान सभा देंगे। और ये बातें की थी
कि हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन ऐसा कुछ करने का उनकी मंशा तो कभी हुई नहीं। अब देखिए संविधान सभा जब बनती है, कैसे बनती है? कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन कब आता है ये समझिए। कैबिनेट मिशन आता है आपका 24 मार्च 1946 को आपका आता है कैबिनेट मिशन। अभी जो कैबिनेट मिशन आता है तो यही आपका क्या है, संविधान सभा को निर्मित करता है। पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसको निर्माणित करने का कार्य कैबिनेट मिशन का रहता है। अब देखिए कैबिनेट मिशन ये क्या है, संविधान सभा का निर्माण इसी ने किया था। अब उस टाइम पे कौन था? क्राउन जॉर्ज सिक्स्थ था, जो कि 1936 से लेकर 1952 तक था। और क्लीमेंट एटली आपके उस टाइम पे पीएम थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली, यानी कि 1945 से लेके 1951 तक ये आपके क्या रहे थे? पीएम रहे थे। अब ये जो आपका कैबिनेट मिशन था, ये कैबिनेट मिशन जो था ये एक 3 सदस्यीय आपका क्या है, उच्च स्तरीय मिशन था। मतलब इसमें 3 व्यक्ति थे, 3 सदस्य थे और एक हाई लेवल का आपका मिशन था। जैसे कि इसमें कौन कौन थे? इसका अध्यक्ष था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ये भारत राज्य सचिव था। और यही लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो था ना, यही क्रिप्स मिशन में था। क्या था? यही आपका उसमें था। और नहीं, आपका क्रिप्स मिशन में कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स था। कौन था? क्रिप्स मिशन में आपका कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। और जो इसका अध्यक्ष है ना कैबिनेट मिशन का, वो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस है। इसमें एक और व्यक्ति भी थे, एबी अलेक्जेंडर, जो नौसेना मामलों के मंत्री थे। यानी जो नेवी होती है ना, जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड होती है ना, वो जो सेना होती है ना, उसके आपके क्या थे ये, उसके आपके क्या थे? ये मंत्री थे, एबी अलेक्जेंडर। और जो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड सचिव था, जो कि क्रिप्स मिशन का पहले क्या था, ये अध्यक्ष भी था। अब ये जो कैबिनेट मिशन है, ये 24 मार्च 1946 को क्या है, दिल्ली में आता है। 24 मार्च 1946 में दिल्ली में आता है। और ये अपनी रिपोर्ट देता है आपका 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और क्या कहता है अपनी रिपोर्ट में, वो चीज़ें हमको समझना है कि इसने क्या कहा था। क्योंकि आपको ये तो पता होता है कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, 3 सदस्यीय आपका आयोग था और संविधान सभा को निर्मित करने के लिए आया था। लेकिन इसने क्या कहा वो समझिए। इसने कहा भारत में, क्या कहा इसने? भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए। अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्लस देसी राज्य शामिल हों। मतलब जो ब्रिटिश भारतीय राज्य है और जो देसी राज्य है वो सभी शामिल हों इसमें, ऐसा इसने कहा। मतलब एक अखिल भारतीय, मतलब सारे राज्य इसमें क्या है, सहयोग दें। सभी इसमें इंक्लूड आपके होने चाहिए, चाहे वो ब्रिटिश अधिपत्य राज्य हों, चाहे वो देसी राज्य हों। जैसे हम पढ़ेंगे नवाब वगैरह उनके बारे में, जैसे हैदराबाद के निजाम, ये बहुत देर में आए थे, आपके संविधान सभा को कभी स्वीकार ही नहीं किया था इन लोगों ने। और ऐसे बहुत से आपके आएंगे, जम्मू कश्मीर के राजा। और संघीय विषयों के अतिरिक्त और जो आपके ऐसे कुछ विषय होते हैं जो संघीय होते हैं ना, सभी विषयों व अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होंगी। इसने क्या कहा? जो संघीय विषयों के अतिरिक्त, मतलब जो संघीय विषय होते हैं ना उनके अतिरिक्त, उसके अलावा, देखिए संघीय विषय तो संघ के पास रहेंगी, लेकिन जो उसके अलावा शक्तियां हैं ना, उसके अलावा जो विषय है ना, वो पावर आपकी प्रांतों के पास होंगी, प्रांतों को दी जाएंगी। फिर इसने क्या कहा? कार्यपालिका, क्या कहा उसने? कार्यपालिका और विधानमंडल का गठन किया जाएगा। एक कार्यपालिका भी बनाई जाएगी, विधानमंडल का भी, मतलब संसद का भी गठन किया जाएगा, जिसमें आपका क्या है, ब्रिटिश भारतीय भी होंगे और आपके क्या है, राज्यों के प्रतिनिधियों से भी ये मिलके बनेगा। एक तो ब्रिटिश भारतीय होंगे और राज्यों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे, तब जाके ये आपका कार्यपालिका और विधानमंडल का गठन किया जाएगा। मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग बोली पाकिस्तान हमको चाहिए, हमको तो पाकिस्तान की मांग करनी है। और इसने क्या कहा? हम संविधान सभा को अस्वीकार करते हैं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और संविधान सभा का गठन जो है ना, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? जो प्रांत की विधानसभाएं हैं ना, जो स्टेट्स होते हैं ना, उनकी विधानसभाओं को मिला के हम क्या करेंगे, संविधान का गठन करेंगे। क्योंकि हम संविधान बना रहे हैं और प्रांतों को नहीं ले रहे हैं, तो प्रांतों का डेवलपमेंट कैसे होगा? ये सारी बातें वो समझते थे संविधान निर्माता, इसीलिए उन्होंने कहा प्रांतीय विधानसभाओं को इकट्ठा कीजिए और उनको इसमें लाइए। तो ये सारी बातें आपका क्या है, कैबिनेट मिशन में की गई। अब यही आपका क्या है, कैबिनेट मिशन आगे बढ़ता है। और क्या है, कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च 1946 को आया था, इसने क्या किया? संविधान सभा का गठन किया। एकल संख्याकीय मत पद्धति के आधार पर, समानुपात पद्धति के, प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर इसने क्या है, प्रक्रिया की और इसने क्या किया? संविधान सभा का गठन किया था।
अब देखिए इसमें कैसे क्या होता है, इसमें किस तरह से आपका क्या है संविधान सभा का गठन होता है। देखिए जिस टाइम पे इसने कहा कि हम प्रांतीय लोगों को उठाएंगे, प्रांतीय सीटों को उठाएंगे, प्रांतीय प्रतिनिधियों को उठाएंगे, तो इसने उस टाइम पे जो सीटें थी वो 389 आपकी क्या थी सीटें थी। और ये वो सीटें थी किस तरह से थी, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट को रखा गया था। 10 लाख जनसंख्या मतलब एक सीट, एक सीट में कितने लोग थे, 10 लाख लोग थे, ऐसे समझिए। तो ये 389 सीटें थी उस टाइम पे। और ये जो 389 सीटें थी जब इनका गठन हुआ, तो इसमें से देखिए इसमें से 296 जो सीटें थी और 93 सीटें थी, जो 93 सीटें थी तो वो तो देसी रियासतों की थी, क्योंकि बताया था कि भारतीय राज्य भी इसमें शामिल होंगे, जो देसी राज्य हैं जैसे देसी रियासतें हैं, और जो ब्रिटिश भारतीय राज्य हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया इसमें। अब इसमें क्या किया गया, 389 सीटें थी, 93 सीटें देसी रियासतें और 296 आपकी, जिसमें आपके सामान्य आपके कितने थे, 213 आपके सामान्य लोग थे। और आपके क्या थे, मुस्लिम आपके कितने थे, मुस्लिम सीटें आपकी कितनी थी, 79 सीटें आपकी मुस्लिम थी। और सिख की आपकी कितनी थी, 4 सीटें आपकी सिखों की थी। और ये सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर ये सीटें थी, किस आधार पर थी, सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर, ताकि इन लोगों, क्योंकि जो 1909 का आपका अधिनियम आया था ना, उसने आपका क्या किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन को बड़ा ही आपका क्या है वो कर दिया था, जिससे सांप्रदायिकता की वो एक बड़ी थी। और ये 296 जो सीटें हैं ना, ये कैसे होंगी, अप्रत्यक्ष आएंगी। अप्रत्यक्ष बोले डायरेक्ट इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वयस्क मताधिकार होगा, आंशिक व सीमित निर्वाचन होगा। इसका आंशिक निर्वाचन किया जाएगा, कंप्लीटली नहीं, और सीमित निर्वाचन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर एक को इसमें ले लिया जाए, एक सीमित निर्वाचन किया जाएगा, एकदम एग्जैक्ट निर्वाचन होगा, ऐसा समझिए। तब जाके ये 296 सीटें आपकी निर्मित होंगी। अब देखिए इसमें 213 तो आपकी किसकी हो गई, सामान्य जन की हो गई, जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। और मुस्लिम लोग कितने, मुस्लिम सीटें आपकी 79, जिसमें क्या होता है, मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़े होंगे, मुस्लिम ही उसमें क्या करेंगे, वोट्स देंगे। ऐसे ही 4 सीटें सिखों की हो गई। अब ये जो 296 सीटें हैं, इनमें देखिए इनमें से भी क्या होती हैं, 4 जो सीटें होती हैं, जैसे कि दिल्ली है, कर्नाटक है, और कर्नाटक का पहले नाम क्या था आपका, कुर्ग था। क्या नाम था, कुर्ग। और बलूचिस्तान है, अजमेर है, यानी अजमेर का मखर एक क्षेत्र है, वो आपका क्या है, ये 4 सीटें इसमें शामिल की गई। और ये 4 वो सीटें थीं जो चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से आती थीं। इसमें सरकार का जो होता था ना, वो चीफ एक कमिश्नर होता था ब्रिटिश सरकार का, तो उसके अंडर में ये 4 आपके क्या हैं, ये आते थे उसके अंडर में। तो ये 4 प्रांतों से यहाँ से आपकी क्या है सीटें ली गई। और 292 जो सीटें हैं ना, वो गवर्नर के शासन वाले प्रांतों से ले गई, जहाँ पे गवर्नर शासन किया करते थे। और गवर्नर के शासन करने वाले ऐसे जो प्रांत थे वो 11 प्रांत थे। तो वहाँ से ये 292 सीटें ली गई। और 4 सीटें आपकी कहाँ से ली गई, 4 सीटें वहाँ से ली गई जहाँ से आपका क्या है, चीफ कमिश्नर क्षेत्र का शासन था, चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र से ली गई, जिसमें आपका दिल्ली था, इस पे भी चीफ कमिश्नर का शासन था। कर्नाटक का कुर्ग है, बलूचिस्तान है, अजमेर है, ये आपकी ऐसी सीटें थी। तो ये आपकी आई थी। और 292 आपकी जहाँ पे गवर्नर का शासन था, 11 प्रांतों पे गवर्नर का शासन था, वहाँ से 292 सीटें आई थी। और ये जो 93 सीटें मैंने बताई देसी रियासतों से, जिसमें ये समझौता समिति और देसी रियासत समिति के द्वारा इनको क्या है इसमें लाया गया था। एक समझौता समिति आई थी, इनको समझौता के तहत इनको इनके साथ समझौता किया और लाया गया। देसी रियासत समिति आई थी, जो देसी रियासतें थी उनको इसमें इंक्लूड किया गया। इनका मनोनयन किया गया था, इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनको मनोनीत कर लिया गया था, इनको मतलब क्या कहते हैं, इनरोलमेंट कर लिया गया था, इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। जिसमें आपके राजा थे, नवाब थे, महाराजा थे, इन लोगों को इसमें इनवाइट किया गया था कि देखिए संविधान बन रहा है, आप लोग भी आइए, वरना आप लोगों के लिए खतरा रहेगा। संविधान में जो शामिल राज्य हो जाएंगे और आप अलग थलग रह जाएंगे ना, तो आपके लिए हमेशा थ्रेट बना रहेगा। ऐसी बातें भी हुई होंगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, देखिए चुनाव। अब संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं, क्योंकि इलेक्शन करा के ही ये सीटें आने चाहिए थी। तो चुनाव हुआ। चुनाव कब होता है, जुलाई और अगस्त में, 1946 के जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं। और परिणाम आते हैं दोस्तों अक्टूबर से नवंबर 1946 में आपके क्या आते हैं, परिणाम आ जाते हैं। अब ये जो परिणाम आते हैं, तो ये जो 389 सीटें थी, इनका क्या होता है, देखिए इनमें से क्या निकल के आता है। तो 93 सीटें जो आपकी देसी रियासतों की थी, इनमें अभी हम बाद में समझेंगे। और 296 सीटें इधर देखिए, जिसमें कांग्रेस को मिली
208 सीटें आपको मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? 208 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, क्योंकि सामान्य जन की कितनी थी? 213 थी, तो जिसमें 208 आपकी कांग्रेस को मिल जाती हैं। और इसकी 79 सीटें थी, तो 73 सीटें आपको किसको मिलती हैं? मुस्लिम लीग को मिल जाती हैं। और क्या बोलता हूँ, आपकी 15 सीटें जो है ना, 15 सीटें जो है ना, वो अन्य को मिल जाती हैं, जैसे और भी हो गए, सिख हो गए और आपके आंग्ल हो गए, उन सभी को मिल जाती हैं। तो ये आपकी क्या होती हैं? इस तरह से ये सीटों का डिवाइडेशन होता है जब इलेक्शन के परिणाम आते हैं, अक्टूबर नवंबर में जब आते हैं। और ये जो 93 सीटें आई थी ना, इसमें क्या था? देशी रियासतें। लेकिन प्रारंभ में तो इन्होंने क्या कहा था रियासतों ने, कि हम शामिल नहीं होंगे, आप अपना बनाइए, हमारा अपना राजकाज चलने दीजिए, हमारा रजवाड़ा चलने दीजिए। बाद में कुछ शामिल भी हो गई थी, जिनको लगा कि नहीं, शामिल हो जाना चाहिए, वरना हमारे लिए आगे भविष्य में बड़ा ही थ्रेट बना रहेगा, बड़ा ही खतरे बने रहेंगे, तो वो शामिल भी हुए थे। लेकिन हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो कभी भी शामिल ही नहीं हुई थी, कभी भी शामिल नहीं हुई थी, मतलब इस संविधान सभा में। बाद में इसको शामिल किया गया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि उसकी सीटें आपकी कितनी आई थी? 73 सीटें ही आई थी। तो मुस्लिम लीग ने आपका क्या है, संविधान सभा का बहिष्कार किया। और मुस्लिम लीग ने क्या कहा? सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, डायरेक्ट एक्शन डे एक इस्तेमाल किया। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत कत्लेआम हुआ था ये डायरेक्ट एक्शन डे में। मतलब ये संविधान सभा को बनने ही नहीं देना चाहते थे मुस्लिम लीग वाले। ये कहते थे हमारा अलग एक राष्ट्र होना चाहिए, हम अपना संविधान वहाँ का खुद बनाएंगे। ये मुस्लिम लीग की एक डिमांड थी। इसीलिए ये संविधान सभा को कभी भी स्वीकार इसने किया ही नहीं था, मेरे ख्याल से तो कभी नहीं किया था। और इसने क्या है, जब ये संविधान सभा रेडी हो रही थी, तो इसने क्या, डायरेक्ट एक्शन ले लिया। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, काटे गए थे। अभी मैं इसमें नहीं, मैंने हिस्ट्री में वो चीज़ बताई है और वो बताऊंगा अभी हिस्ट्री में पढ़ा ही रहा हूँ रिवीजन क्लास में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो संविधान सभा की अब कार्य प्रणाली को देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे आप याद रखना कब आया था? डायरेक्ट एक्शन डे आप याद रखना कौन सी डेट थी आपकी? 16 अगस्त 1946 को आपका क्या आया था? डायरेक्ट एक्शन डे आया था। अब देखिए संविधान सभा की कार्य प्रणाली को समझिए, कैसे संविधान सभा ने अपनी कार्य किया। देखिए संविधान सभा का जो गठन होता है ना, वो 6 दिसंबर 1946 को होता है। कब होता है? संविधान कैबिनेट मिशन का तो 24 मार्च हमें बता ही दिया 1946 आती है, वही संविधान सभा का निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन जो एक्चुअल में संविधान सभा हमारी बनती है ना, वो 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन होता है, फ्रेंच प्रथा के अनुसार। किसके अनुसार? फ्रेंच प्रथा के अनुसार। मतलब जैसे फ्रेंच में हुई, जैसे फ्रांस में हुई, उसी का आइडिया लेते हुए, उसी का रेफरेंस लेते हुए आपका भारत में भी संविधान सभा गठित की जाती है। फिर क्या होता है, इसकी पहली बैठक, आपको संविधान सभा जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको ये डेट देखने को मिलती है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। बिल्कुल सही डेट है, लेकिन गठन हो गया था 6 दिसंबर को ही। अब ये देखिए पहली बैठक जब होती है, तो इसमें देखिए क्या होता है। पहली बैठक में क्या होता है, ये कहाँ पे होती है? वर्तमान संसद के केंद्रीय भवन में। अब तो संसद भवन बदल गई है ना, जो इससे जो अभी नई संसद बनी है ना, उससे जो पहला हमारा क्या था, संसद था, पहले जो आपका संसद था, उसके केंद्रीय सदन में हुई थी। और इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 211 सदस्य इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। और जो मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग ने इसका बड़ा ही बहिष्कार किया था। क्यों? वो पाकिस्तान की अपनी डिमांड लगातार जारी रख रही थी। लगातार उसकी डिमांड थी कि पाकिस्तान हमारा होना चाहिए, ऐसी डिमांड उसकी थी। देशी रियासतों ने भाग लेने से इनकार कर दिया था 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये क्यों थे? क्योंकि ये जब उसमें आए थे ना, ये जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो इसमें ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, सबसे ज़्यादा एजड व्यक्ति थे। तो इनको क्या किया है, अध्यक्ष बना दिया गया। और ये फ्रांस की प्रथा के अनुसार ही बनाया गया, क्योंकि फ्रांस में भी ऐसा ही किया गया था, जो वरिष्ठ लोग थे उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर इसकी एक दूसरी बैठक होती है, ये पहली बैठक होती है सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें क्या बनते हैं, आपको मेन पॉइंट क्या रखना है। 9 दिसंबर को आपकी क्या हुई, पहली बैठक हुई। अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा बने। कितने लोगों ने भाग लिया? 211 ने। कहाँ पे हुई थी? वर्तमान संसद के केंद्रीय भवन में, जो पहले आपकी थी। अब तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। देशी रियासतों ने मना कर दिया था। पहली बैठक में कहा पाकिस्तान की मांग करेंगे, मुस्लिम लीग ने कहा। अब ये दूसरी बैठक देखिए, दूसरी बैठक आपकी कब होती है? इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पे चुना जाता है। स्थायी परमानेंट आपके अध्यक्ष अब यही रहने वाले हैं।
और उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी, दो लोगों को अध्यक्ष बनाया जाता है, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी, ये दो लोग अध्यक्ष बनते हैं। और संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं? बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव इनका नाम होता है, बेनेगल नरसिंह राव। तो ये बनते हैं संविधान सभा के क्या हैं? सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। और संवैधानिक प्रवक्ता कौन बनता है? मतलब जो स्पीकर होता है ना, संवैधानिक स्पीकर, वो आपके होते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बनते हैं? संवैधानिक प्रवक्ता। ये बहुत ऐसे ऐसे टर्म है, जैसे उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी हो गया। स्थायी अध्यक्ष तो आपको पता ही है, राजेंद्र प्रसाद है। संवैधानिक सलाहकार भी आपको पता रहता है, बी.एन. राव हैं। लेकिन संवैधानिक प्रवक्ता ना, ये आप भूल जाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके क्या थे? संवैधानिक प्रवक्ता थे। आगे बढ़ते हैं और तीसरी बैठक की तरफ चलते हैं। तो तीसरी बैठक होती है आपकी 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। जवाहरलाल नेहरू, क्या बोलता हूं, जवाहरलाल नेहरू ने इसमें क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव को अपना पेश किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लॉन्च किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया था अपनी इस तीसरी बैठक में। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। मतलब 13 दिसंबर को पेश किया जाता है, फिर 22 जनवरी, बोले तो अगले महीने में एक तरीके से करीब 20-25 या एक महीने के बाद आपका क्या है, इसको स्वीकार कर लिया जाता है। करीब आपका क्या है, 30-35 दिनों के बाद। अब ये इन्होंने जो पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पेश किया, ये उद्देश्य प्रस्ताव एक्चुअल में है क्या, इसको समझ ही लेते हैं। जब इसमें पेश किया गया है तो देखिए, भारत एक संपूर्ण, क्या इसमें लिखा था, भारत एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न आपका क्या है, गणराज्य होगा। एक मिनट में कलम का थोड़ा क्या करता हूँ, कलर ही चेंज कर लेता हूँ। कौन सा कलर लेना चाहिए मुझे? ये वाला ग्रीन ले लेता हूँ। अब देखिए इसमें क्या इसने कहा, इस उद्देशिका में क्या कहा गया। इसमें जैसे हम पढ़ते हैं ना, भारत की प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, संविधान सभा की प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम बात की गई है। इसमें क्या कहा, पूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा भारत, जो स्वयं अपना संविधान बनाएगा। क्या कहा इसने कि भारत एक ऐसा गणराज्य होगा जिसको संपूर्ण, उसके पास क्या है, पूरी पावर होगी, संप्रभुता होगी, और अपना वो संविधान खुद निर्मित करेगा। नागरिकों के लिए न्याय की बात इसने की। इस उद्देशिका में नागरिकों के न्याय की बात की। वो कौन कौन से न्याय हैं जिसकी बात इसने की? इसने सबसे पहले कहा सोशल, आपका सोशल हम न्याय करेंगे, सामाजिक न्याय करेंगे, यानी कि समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा, समाज में सारे लोग समान होंगे, समाज में सबका इक्वल स्टेटस होगा, सबकी अपनी एक वैल्यू होगी, सबको एक ही तरह से आपको क्या है, आंका जाएगा। तो ये सामाजिक न्याय की बात करता है, मतलब किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखना चाहिए, ये सामाजिक न्याय बात करता है। फिर आर्थिक स्थिति, आर्थिक न्याय की बात करता है, मतलब सबको इकोनॉमिकली, आपको सबको क्या है, अवसर देना चाहिए, आर्थिक अवसर सबको मिलने चाहिए डेवलपमेंट के, ऐसा न्याय भी हम करेंगे। और राजनीतिक न्याय की भी बात की, पॉलिटिकल न्याय की भी बात की, सबको पॉलिटिकल व्यवस्था में आने का अधिकार है, सबके लिए समान आपको क्या है, एक व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं कि ये लोग आ सकते हैं, ये लोग नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्यों, जिन लोगों के लिए आपका क्या है, कुछ कमजोर वर्ग के, उनके लिए कुछ छूट दी गई, कुछ आरक्षण दिए गए, ये सारी बात इसमें की गई कि ऐसा हम करेंगे। फिर क्या है, भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे। कहा जो भारत राज्य है, भारत संघ राज्य बनेगा ना, तो उसमें ऐसे सारे क्षेत्र को हम शामिल करेंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में, जो ब्रिटिश भारत में हम उनको भी शामिल करेंगे, जो देशी रियासत हैं उनको भी शामिल करेंगे, और जो इन दोनों से बाहर है ना, ब्रिटिश भारत में है ना, देशी रियासत में, उनको भी हम शामिल करेंगे, ऐसा इसने कहा। और जो प्रभुता संपन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं उनको भी शामिल कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो हमारे भारत में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भारत में शामिल हो जाएं, तो उनको भी शामिल करेंगे। ऐसा हम क्या करेंगे, संविधान सभा बनाएंगे। ये उद्देश्य प्रस्ताव था, और यही हमारी लास्ट में आगे चल के प्रस्तावना बनती है। भारत संघ तथा उसकी इकाइयों में समस्त राज शक्ति का मूल स्रोत क्या होगी, जनता होगी। आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, तो उसमें पहला ही वर्ड लिखा रहता है, हम भारत के लोग, यानी बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये ऐसा टर्म उसमें लिखा रहता है अगर आप पढ़ते हैं तो ये जो टर्म लिखा रहता है ना, उसमें इसका मतलब ये है कि भारत जो राज्य होगा, भारत जो संघ बनेगा ना, उसकी जो पावर होगी ना, वो कहाँ से आएगी, उसकी पावर का स्रोत, उसकी शक्तियों का स्रोत, उसकी समस्त शक्तियों का स्रोत क्या होगी, वो उस देश की क्या होगी, हमारे भारत की क्या होगी,
जनता होगी, हमारे भारत की क्या होगी, जनता होगी स्वयं, सारी शक्तियां जनता में। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, जो लोकतंत्र होता है ना वो क्या होता है, लोकतंत्र के बारे में उन्होंने एक डेफिनेशन दी, बी द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, ऐसे करके उन्होंने एक बात कही थी। यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही आपका क्या है, लोकतंत्र है। तो इसमें सारी किसको पावर दी गई, जनता को बताया। और स्वतंत्रता इसमें क्या है, किन किन चीज़ों की हमको स्वतंत्रता मिलेगी, इसमें हमें अपने विचार की स्वतंत्रता मिलेगी, हम अपना कोई भी विचार व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये कुछ भी का मतलब है बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए जेन्युइन है। और विश्वास, हम किसी भी चीज़ में अपना एक बिलीव बना सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी की भी उपासना कर सकते हैं। ये 5 तरह की हमको स्वतंत्रता दी गई हमारे संविधान में, ये 5 तरह की स्वतंत्रता हमारे लिए दी गई। कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी किसी भी रिलीजन में शामिल हो जाए, कोई भी किसी भी धर्म में शामिल हो जाए, कोई भी अपना क्या है कुछ भी खोल के बैठ जाए, हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता है। लेकिन उसके लिए हम पढ़ेंगे आर्टिकल वगैरह, उसमें कुछ प्रावधान भी दिए गए हैं कि आपको ये करना है तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, ये करना है तो ये चीज़ होनी चाहिए, कुछ कंडीशंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। और यहाँ तक आते आते क्या होता है, संविधान सभा में धीरे 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 क्या है, देसी रियासतें शामिल होने लगी थी। बहुत अच्छी बात, देसी रियासतों ने शामिल होना स्टार्ट कर दिया था। और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि, 6 राज्य बोले तो 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा में शामिल हो गए थे, 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा में शामिल हो गए थे। और 3 जून 1947 तक माउंटबेटन, 3 जून 1947 को एक योजना आती है माउंटबेटन योजना। और ये योजना क्या थी, भारत विभाजन को इसने स्वीकार कर लिया था। हालांकि बहुत कोशिश की गई थी भारत विभाजन को रोकने की, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया था। और भारत विभाजन, एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि अब अगर विभाजन नहीं करते हैं तो बहुत मारकाट हो जाएगी। कभी कभी आप देखते हैं कि घर में कुछ घरेलू ऐसे लफड़े हो जाते हैं कि अगर उनमें क्या है, उनको अलग ना किया जाए, मतलब कोई जो लोग लड़ रहे हैं उनका अलग अलग अगर बंटवारा ना किया जाए तो एक बहुत बड़ी जंग का रूप ले सकते हैं वो लोग। इसलिए कभी कभी क्या होता है, वो विभाजन करना अनिवार्य हो जाता है। और ऐसा ही हमारे भारत के साथ भी हुआ था कि कुछ ऐसी स्थितियां बन गई थी कि अगर विभाजन नहीं होता तो बहुत भयंकर स्थिति बन जाती। इसलिए विभाजन को ही स्वीकार करना ज़्यादा उचित समझा था इन लोगों ने। और ये उनकी एक ट्रिक भी थी अंग्रेजों की, उन्होंने ऐसी स्थितियां ही पैदा कर दी थी कि अब विभाजन होना ही होना है। और 15 अगस्त 1947 को भारत संविधान सभा संप्रभु हो गई। यानी कि भारत में संविधान सभा क्या है, संप्रभु हो गई, वही संविधान सभा ही सब कुछ हो गई थी। अब संविधान सभा ने 2 कार्य किए। क्या किए, संविधान सभा 2 कार्य कर रही थी। यहाँ पे संविधान सभा क्या कर रही थी, 2 तरीके के वर्क कर रही थी। वो आपके 2 तरीके के वर्क आपके कौन कौन से हैं, तो आप देख लीजिए। एक तो संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी। संविधान सभा का भी काम कर रही थी, जिसके अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। और संसद के रूप में भी ये कार्य कर रही थी, संविधान सभा हमारी संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। और इसके अध्यक्ष आपके कौन होते थे, जीबी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम था। जीबी मावलंकर ये आपके संसद के रूप में जब आती थी संविधान सभा तो आपका कार्य करती थी, क्योंकि उस टाइम पे संसद का निर्माण तो हुआ नहीं था। हम अब जब संसद पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कब आपका निर्माण हुआ था संसद का, उस टाइम पे तो हुआ नहीं था। तो ये आपकी क्या है, पहली हमारी, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि जब संसद नहीं थी तो संसद के रूप में किसने संसद का कार्य किया होगा, तो हमारी संविधान सभा ही संसद का रूप का कार्य कर रही थी। अब सीटों में परिवर्तन, जो 200 आपकी 389 सीटें थीं उनकी जगह पे कितनी सीटें रह गई थी, हमारी 299। क्यों, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी ना, अब मुस्लिम राष्ट्र भी तो बन चुका था ना, भारत विभाजन हो गया था ना, पाकिस्तान का निर्माण हो गया था, तो सीटों में कमी तो आएगी। हाँ सर बिल्कुल आएगी। तो जो सीटें बची थी ना, अब देखिए ये सीटें बची हैं, अब इसमें कहीं मुस्लिम लीग का नाम है नहीं है ना। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत वाली कुछ सीटें थी 229, और देसी रियासत जिनको मनोनयन किया गया था वो आपकी सीटें थी 70 सीटें आपकी वो थी। तो ये सीटों में परिवर्तन हुआ था बाद में। अब ये हमारी क्या है, संविधान सभा गठित हो गई। अब देखिए संविधान सभा जब गठित हुई तो इसकी कुछ समितियां हैं, इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि संविधान सभा में इस समिति के अध्यक्ष कौन है, ये फलानी समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इनको आप जरूर पढ़िए।
क्या है, देखिए कुछ आपकी क्या है बड़ी समितियां हैं, कुछ आपकी छोटी समितियां हैं, और ये आपको पढ़ना है। इसमें कुछ आपकी ऐसी समितियां जिनमें कन्फ्यूजन रहता है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे कौन नहीं होंगे, लेकिन हम सारी समितियों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एकदम जेन्युइन चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, कलर को थोड़ा चेंज करता हूँ और अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए ये पहले बड़ी समितियों को देख लीजिए। बड़ी समितियों में आपकी एक आती है संघ समिति और एक आती है संघीय संविधान समिति। एक संघ समिति और संघीय संविधान समिति, मतलब जो भी संघ से समिति है ना, जो इसमें संघ आता है ना, वो नेहरू के संघ में आप जोड़ दीजिए। जिसमें भी संघ आता है तो उसको नेहरू के साथ जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ दीजिए? क्योंकि नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और पहले प्रधानमंत्री क्या थे, तो वो पूरे संघ के आपके क्या थे, अध्यक्ष थे। पूरे संघ के अध्यक्ष थे, मतलब पूरे भारत के अध्यक्ष थे। तो जितनी भी संघ समितियां हैं ना, संघ शक्ति समिति हो, संघ संविधान समिति हो, तो उसके अध्यक्ष आपके नेहरू जी रहेंगे। ऐसे आप लॉजिक लगा सकते हैं। संघ बोले तो नेहरू, संघ नेहरू के ही साथ में पूरा देश था, क्योंकि पूरी के पूरी यही थे पीएम। फिर देशी रियासत या राज्यों, देशी रियासतों और राज्यों को समझौता, एक समिति आती है देशी रियासतों या राज्यों का समझौता, ये समिति आती है। देशी रियासत, चाहे देशी रियासतों का समझौता मान लीजिए, चाहे राज्यों का समझौता मान लीजिए, तो ये आपकी एक समिति आती है। ये भी नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति या देशी रियासतों, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि देशी रियासत से जब भी नाम आता है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने आप कूद पड़ते हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। देशी रियासतों की जो समझौता समिति थी ना, वो आपकी नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। और एक आती है नियम प्रक्रिया समिति। ये नियम प्रक्रिया किसकी थी? ये राजेंद्र प्रसाद की। नियम प्रक्रिया किसकी थी? राजेंद्र प्रसाद की, क्योंकि ये संविधान सभा के हमारे पहले स्थायी अध्यक्ष थे। तो नियम प्रक्रिया समिति या संचालन समिति, ये दो समिति है ना, इसके अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे। नियम प्रक्रिया और संचालन समिति, अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अभी मैं एक बार रिकॉल करा दूंगा इसका, ताकि ये आपको यहीं पे याद हो जाएंगी। और भारतीय जो प्रांतीय संविधान समिति थी, जो आपकी प्रोविंशनल जो आपकी संविधान समिति थी ना, वो उसके अध्यक्ष आपके सरदार पटेल थे। परामर्श समिति के अध्यक्ष आपके सरदार पटेल थे। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के भी आपके सरदार पटेल ही थे। तो ये तीन समितियां आप जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सी? आपकी प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति, परामर्श समिति, देखिए पापा आ रहा है दोनों में, प्रांतीय संविधान समिति, परामर्श समिति, यानी कि पटेल आ जाएंगे दोनों में, पटेल। प्रांतीय और परामर्श, प्रांतीय और परामर्श यानी कि पटेल आ जाएंगे। और जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक है ना, ये सरदार पटेल होंगे। क्यों होंगे? इसको मैं थोड़ा लिंक कर देता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। कैसे? क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देशी रियासतों को क्या है, ऐड करने का काम किया था। और जब इन्होंने ऐड किया तो इन्होंने उनको क्या दिया, इनको मौलिक अधिकार को भी बात की इन्होंने उनके अल्पसंख्यकों की भी बात की। तो ये इसके लिए मतलब ये ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं इसको ऐड मतलब इन्होंने क्या है, उसको याद करने के लिए मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, ये आपने इनको दिए होंगे। तो मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, ये दोनों ही आपके किसकी हैं? ये आपकी सरदार पटेल जी की हैं। अब प्रारूप समिति आती है, एक आती है प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके अम्बेडकर होते हैं, यानी कि BR अम्बेडकर साहब होते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, कुछ बड़ी समितियां हो गई। और भी समितियां होंगी, लेकिन ये आपकी वो समितियां हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं और मैच दी कॉलम करके भी क्वेश्चन आते हैं इनसे। अब देखिए यहाँ पे दो और हैं, जैसे कि आपकी एक है मौलिक अधिकार उप समिति। जैसे हमने मौलिक अधिकार ये बता दी सरदार पटेल की, अल्पसंख्यक बता दी सरदार पटेल की, लेकिन इन्हीं से जुड़ी दो और समितियां हैं। जैसे कि एक आपकी है मौलिक अधिकार उप समिति और एक है आपकी अल्पसंख्यक उप समिति। तो जो मौलिक अधिकार उप समिति है वो तो JB कृपलानी की है, और जो अल्पसंख्यक उप समिति है ना, वो आपकी HC मुखर्जी की है। ये दोनों ही आपको याद रखना। जो उप करके है ना, वो अलग अलग हैं। मौलिक अधिकार उप समिति आपकी किसकी है? JB कृपलानी की है। और अल्पसंख्यक उप समिति आपकी किसकी है? HC मुखर्जी की है। लेकिन जो आपकी अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार की ओनली समिति है ना, वो सरदार पटेल की है। ये आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये आप देखिए, ये चीज़ें आप देखिए 1 घंटे मतलब 40 मिनट हो गए। मैंने सोचा कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर दूंगा मैं, लगता है मुझे शामिल करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं 1 घंटे से कम की क्लास नहीं लूँगा। जितना शामिल हो जाएगा उतना इसमें करूँगा। अब देखिए छोटी समितियाँ बोले तो जैसे कि आपकी एक स्टाफ समिति आई थी, और स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि पूरे स्टाफ के मालिक कौन बनाए गए थे? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये क्या थे?
संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे, तो ये आपके क्या हैं, स्टाफ के अध्यक्ष हो गए। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी एक तदर्थ समिति आई थी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित एक तदर्थ समिति आई थी। तदर्थ बोले तो एक ऐसी समिति जो मतलब कंप्लीटली नहीं थी, लेकिन ये क्या बोलता हूँ, राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, तदर्थ। तो ये उसके भी अध्यक्ष आपके कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो आपके स्टाफ समिति और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी एक तदर्थ समिति थी, उसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये आपको याद रखना। और जो आपकी एक झंडा समिति आती है, ये आप देखिए जेबी कृपलानी है। कहीं कहीं पे मिलता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद ही हैं, लेकिन झंडा समिति जेबी कृपलानी है। मैंने कई एक जगह पे यहाँ पे देखा था। और ये झंडा समिति आपकी क्या है, झंडा कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को इसको क्या है, स्वीकार किया गया था। अब देखिए यहाँ पे एक आपकी आती है क्रेडेंशियल समिति, जिसके ए.के. स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या है उनका नाम, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एक नागरिकता के लिए समिति थी जो एस बर्दाचारी की थी। एक सर्वोच्च न्यायालय समिति थी, ये भी आपकी एस बर्दाचारी की थी। तो ये नागरिकता के लिए और संविधान सर्वोच्च न्यायालय समिति, तो नागरिकता और सर्वोच्च न्यायालय समिति आपकी किसकी है, एस बर्दाचारी की है, ठीक है। और भाषा संबंधी राज्यों की समिति आपकी क्या थी, एस के धर। मतलब एक भाषा आयोग आया था, भाषा से संबंधित एक कमेटी बनी थी, एक आयोग बना था। तो उसके आपके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष आपके एस के धर थे। जो राज्यों के लिए मतलब आपने देखा होगा, आपको पता होगा ना कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो भाषाओं के आधार पर जो राज्य गठन हो रहे थे उसके लिए एक समिति बनी थी, और उसके अध्यक्ष आपके कौन थे, आपके एस के धर। आपके एक कमेटी आई थी, वो एस के धर जो आयोग आया था उसके आपके क्या थे, ये अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के वित्तीय प्रावधान, संविधान के वित्तीय प्रावधान के लिए नलिनी रंजन सरकार ये बनाए गए थे अध्यक्ष। एक समिति आई थी संविधान के वित्तीय प्रावधान, जो संविधान है ना उसकी जो वित्तीय फाइनेंशियल जो आपके क्या है ना, जो प्रोविजन है ना, उसका एक समिति बनी थी, जो कि नलिनी रंजन सरकार उसके अध्यक्ष थे। और एक आपकी क्या थी, प्रेस दीर्घा समिति, जिसके आपके क्या थे, उषा नाथ सेन इसके क्या थे, अध्यक्ष थी। उषा नाथ सेन, ये पता नहीं लेडीज हैं या जेंट्स हैं, हालांकि इसमें लेडीज भी शामिल थी संविधान सभा में। तो प्रेस दीर्घा समिति आपकी उषा नाथ सेन। और झंडा समिति मैंने बता दिया, 22 जुलाई 1947 को इसको जेबी कृपलानी इसके स्वीकार किए गए थे। अब यहाँ पे देखिए 2-3 मैंने नोट करके लिखे हैं। एक तो एस के धर हैं, एक कौन है, एस के धर हैं। थोड़ा ऊपर करते हैं फिर समझाते हैं। एक तो आपके एस के धर हैं और एस बर्दाचारी भी हैं। एस के धर और एस बर्दाचारी और नलिनी रंजन सरकार, ये सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये लोग संविधान सभा में शामिल नहीं थे। तो ये बात आपको याद रखना है कि कौन कौन लोग संविधान सभा में शामिल नहीं थे। एस के धर नहीं थे, एस बर्दाचारी नहीं थे, नलिनी रंजन सरकार नहीं थे। ये तीनों आपके, ये जो मैंने तीनों यहाँ पे लिख रखे हैं, ये तीनों ही आपके शामिल नहीं थे, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए जो हमने प्रारूप समिति आपको बताई थी ना, ये वाली आपको बताई थी, ये देखिए हमने प्रारूप समिति आपको बताई थी। अब इस प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्या इसका फार्मूला था। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष को देखिए, इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है सर। ये तो समझ आ गया कि भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। और एक व्यक्ति और थे इसमें सदस्य थे, बाकी आपके क्या थे, सदस्य थे इसमें, जैसे कि कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, जिसको हम के.एम. मुंशी बोलते हैं ना, वो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हैं। तो ठीक है, इनको आपको याद रखना है सारे सदस्यों को, भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला खां। कभी कभी आपको मिलता है एम.एस. खान मिलता है ना, तो वही मोहम्मद सादुल्ला खां है। और कृष्णा स्वामी अय्यर यानी के.एस. अय्यर आपको मिलता है ना, ये वही के.एस. अय्यर हैं जो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, वही आपके क्या हैं, ये आपके कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, यानी कि के.एस. अय्यर भी इसमें शामिल थे। और गोपाल स्वामी अय्यर भी थे, कहते गोपाल स्वामी अय्यर भी इसमें शामिल थे। और एक आपके बी.एल. मित्र थे, लेकिन हुआ क्या, बी.एल. मित्र ने इस्तीफा दे दिया था अपने स्वास्थ्य कारणों से क्या दे दिया था, इन्होंने इस्तीफा दिया था। और उनकी जगह पे आ गए थे एन माधव राव आए थे। बी.एल. मित्र की जगह कौन आया था, एन माधव राव आए थे। फिर एक और व्यक्ति हैं डी.पी. खेतान की 1948 में डेथ हो जाती है, इनकी जगह पे आ जाते हैं टी.टी. कृष्णामाचारी। डी.पी. टी.पी.
क्या है, डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णामाचारी आ जाते हैं। तो ये 7 नाम है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में इनमें से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है। तो 2 तो आपके अय्यर हैं, एक तो कृष्णा स्वामी अय्यर और गोपाला स्वामी अय्यर। तो ये आप ऐसे याद करना, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यर। और एक आपके खान है, कौन से, मोहम्मद सादुल्ला खान और राजेंद्र प्रसाद, वो भीमराव अम्बेडकर तो आपको याद ही रहेंगे। अब के एम मुंशी हैं, के एम मुंशी, इनको याद कर लीजिए। क्या है, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। बाकी 2 बच्चे आपके बी एल मित्र की जगह एन माधवराव और डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णामाचारी हैं। तो ये लोग आपके आए थे। अब देखिए प्रारूप, जो प्रारूप है ना, संविधान सभा का जो प्रारूप है, ये आपका इन्होंने जो तैयार किया था ना, ये फरवरी 1948 में मेरे ख्याल से इन्होंने क्या किया था, इसका क्या है, फरवरी, ये यहाँ पे लिखा है। ये जो प्रारूप है 2 चरणों में आपका रहा है, एक तो फरवरी 1948 में और एक आपका क्या है, अक्टूबर 1948 में। 2 तरीके से, मतलब क्या, एक तरीके से इसका थोड़ा मुझे देखना होगा कि इसमें क्या मैंने एक्चुअल में इसमें मैंने बताया था, लेकिन ये 2 डेट हैं जो इस प्रारूप से आपकी क्या है, जुड़ी हैं। अब देखिए संविधान सभा का जो प्रथम वाचन होता है ना, जो प्रथम वाचन होता है वो कब होता है, संविधान सभा आपका रेडी हो गया, संविधान भी आपका रेडी हो गया, प्रारूप एकदम तैयार हो गया। अब यहाँ पे इस संविधान का वाचन होगा, इसकी रीडिंग लगाई जाएगी। वाचन का मतलब इसकी रीडिंग होगी, इसको पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा, पूरा पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा कहीं पे कुछ एरर तो नहीं है। बहुत अच्छे से इसमें क्या है, ये पढ़ाई, इसको पढ़ा जाएगा। तो क्या किया गया, पहला जो वाचन चलता है ना, वो आपका 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चलता है। कितने दिन तक चलता है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक आपका चलता है, क्योंकि फरवरी 1948 और अक्टूबर 1948 तक क्या चल रहा था, प्रारूप बना था, प्रारूप पे चर्चा हुई थी। अब संविधान जब तैयार हुआ था ना, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक केवल 5 दिन आपका पहला वाचन होता है, और दूसरा वाचन आपका 15 नवंबर को स्टार्ट होता है और 17 अक्टूबर 1949 को खत्म होता है। यानी कि 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी 11 माह तक ये चला था। और तीसरा वाचन आपका 14 नवंबर, 14 नवंबर वही डेट है। 14 नवंबर आपको जानना होगा कि ये कौन सी डेट है, 14 नवंबर कौन सी डेट है, आप लोग बताइएगा। 14 नवंबर को ही आपका क्या है, नेहरू जी का बर्थडे आता है। तो 14 नवंबर 1949 को ये तीसरा वाचन शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 तक आपका चलता है। 26 नवंबर, जिस दिन हमारा क्या है, संविधान तैयार हो गया था, बन के आपका क्या है, रेडी हो गया था, और उसको स्वीकृत भी कर लिया गया था, क्योंकि सारी रीडिंग हो गई थी, और ये 13 दिन चला था। ठीक है सर। अब संविधान क्या है, इस तीसरे वाचन के बाद संपूर्ण रूप से तैयार हो गया। हस्ताक्षर इसमें 284 लोगों ने किए, 299 में से 284 लोगों ने इसमें हस्ताक्षर भी कर दिए थे। इसमें जो महिलाएं थीं, 15 महिलाएं इसमें शामिल थीं, जिसमें से 8 महिलाओं ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। और कुल इसके अधिवेशन जो है, कहीं कहीं पे 11 लिखा है, कहीं कहीं पे 12 लिखा है। तो 11 या 12 इसके क्या हुए थे, अधिवेशन हुए थे। कुल बैठकें आपकी कितनी हुई थी, 105 बैठकें हुई थी। इसकी अधिवेशन की 105 बैठकें हुई थी। तो ये डाटा आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आइए आप लोग, ये देखिए, ये वाली सीरीज आप देखिए, बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत अच्छे से आपको इसको याद रखना है। देखिए इसमें क्या क्या है। मुझे लगता है 1 घंटा सिर्फ संविधान सभा में ही चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने सोचा कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। संविधान सभा के अन्य कार्य क्या है, संविधान सभा के अन्य कार्य आप समझिए। अब देखिए इसमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कितने अच्छे से मैं इसको लेके आया हूँ। देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपना लिया गया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते हैं। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक इसकी खत्म होती है और 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, 1951 से 52 तक संसद के रूप में ये संविधान सभा हमारी कार्य करती है। 26 जनवरी को क्या होता है, 26 जनवरी को हमारा देश क्या हो जाता है, गणतंत्र हो जाता है। और गणतंत्र जब हो जाता है तो वो क्या करता है, 51 से 52 तक संसद के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि 52 में आपकी क्या है, संसद बन जाती है। तो ये 26 जनवरी को आपका क्या हो जाता है, गणतंत्र दिवस हो जाता है। मतलब पूरी तरह से हमारा संविधान
लागू हो जाता है और 1951 से लेकर 52 तक यही संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती है। समझ में आया? समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए निर्माण समय, संविधान के समय में कितना टाइम लगा था निर्माण में, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का टाइम लगा है। और बताते हैं कि निर्माण जो खर्च आया वो 64 लाख रुपए आया था। कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था? लगभग 60 देश, मतलब कितने लोगों ने ही, कितने निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। मतलब जो कंट्री के 60 आपके मतलब पूरे वर्ल्ड में जो 60 ऐसे देश थे जिनके पास अपना अपना संविधान था, उन 60 देशों के संविधान को संविधान निर्माताओं ने पढ़ा था, सारी चीज़ें उनकी रीड की थी, कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया, कहीं से मौलिक अधिकार अच्छे लगे तो कहीं से आपके मौलिक कर्तव्य अच्छे लगे, तो कहीं से आपका क्या है नीति निषेध तत्व अच्छे लगे। ऐसी ऐसी चीज़ों को अलग अलग देशों से इन्होंने लिया, क्योंकि ये एक समग्र और एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जो एक लंबे यानी लॉन्ग टाइम तक काम कर सके। तो इन्होंने अलग अलग देशों से ये सारी चीज़ें ली थी। और प्रारूप पर जो चर्चा हुई थी ना, वो 114 दिन तक तो प्रारूप पर ही चर्चा इन्होंने की थी। 114 दिन बोले तो लगभग 3 महीने से ज़्यादा, 3.5 महीने 4 महीने तक इन्होंने चर्चा की थी। 114 दिन तक, 4 महीने तक यही होता रहा। और प्रारूप तैयारी में 141 बैठकें यानी 6 माह से कम समय में इन्होंने क्या किया, प्रारूप तैयारी में लगाया। मतलब पहले तो प्रारूप पे चर्चा की, फिर प्रारूप को तैयार किया गया। पहले चर्चा होती है, फिर तैयारी होती है। तो 141 बैठकें इसमें हो गई। इतना टाइम लिया था और तब जाके 2 साल 11 माह 18 दिन में ये बन पाया था। और महत्वपूर्ण फैक्ट आप ये जरूर देखिए, मूल संविधान जो था ना, जो पहली बार संविधान बना था ना, जो पहली बार लिखा गया था ना, वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। बाद में क्या है, और इसके जो लेखक थे ना, लेखक कौन थे जिसने अंग्रेजी में लिखा था? अंग्रेजी में किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, उन्होंने इसको लिखा था। संविधान को लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा व्यक्ति थे, जिन्होंने इंग्लिश में इसको क्या था, लिखा था। और इसकी सजावट का काम किसने किया था? सजावट जो इसमें एक तरीके से खूबसूरती लाई गई थी, वो किसने किया था? वो नंदलाल बोस और बिरुहर मनोहर सिन्हा नाम के 2 व्यक्ति थे। इन लोगों ने संविधान की सजावट का काम किया था। और संविधान के जो हिंदी लेखक थे, जिसने हिंदी में बाद में इसको क्या है तैयार किया था, वो बसंत कृष्ण वैद थे। क्या थे? बसंत कृष्ण वैद, ये लोग थे। तो अंग्रेजी में किसने लिखा? प्रेम नारायण रायजादा ने। सजावट का काम नंदलाल बोस, बिरुहर राम मनोहर सिन्हा ने। और संविधान को हिंदी में किसने लिखा? बसंत कृष्ण वैद ने। लेकिन आप तो कहते हैं कि संविधान सर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। संविधान जो अंबेडकर है ना, वो संविधान के जनक माने जाते हैं, क्योंकि सारे कानूनों के जानकार जो थे ना, वो भीमराव अंबेडकर थे। इनका, क्योंकि इन्होंने पूरा प्रारूप तैयार किया था, प्रारूप समिति इनकी थी, इनके साथ में 7 सदस्य थे, उन्होंने पूरे संविधान पे चर्चा की थी, क्योंकि वही लोग बहुत मेन थे। तो इसीलिए उनको क्या माना जाता है? संविधान का निर्माता माना जाता है। लेकिन संविधान को देखिए, निर्माता अलग है, लिखने का काम अलग था। लिखा किसने था? प्रेम नारायण रायजादा ने। तो इनको संविधान का जनक किसको माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान के वास्तुकार किसको कहा जाता है? ये भी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको जरूर पता होना चाहिए, जनक और वास्तुकार किसको कहा जाता है, तो ये भीमराव अंबेडकर हैं। अब देखिए संविधान में, देखिए संविधान में जो प्रतीक है ना, संविधान के हमारे एक प्रतीक है हाथी। हाथी का मतलब है हमारा संविधान जो है ना, वो विशाल संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है। विश्व का इतना बड़ा संविधान किसी भी देश का नहीं है, इसीलिए इसका जो प्रतीक माना गया वो हाथी माना गया, क्योंकि हाथी भी एक बहुत बड़ा जानवर होता है, इसीलिए हमारे संविधान को हाथी का प्रतीक माना गया है। और इसके जो सचिव थे ना, वो HBR अयंगर थे। इसके जो सचिव थे HBR अयंगर थे। अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद, मैंने बता ही दिया है। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और BT कृष्णाचारी थे। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। और मुख्य प्रारूपकर्ता कौन थे? चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? LN मुखर्जी। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप तैयार उन्होंने किया था। लेकिन जो मुख्य प्रारूपकार थे, चीफ ड्राफ्टमैन थे, वो LN मुखर्जी थे। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सारे लोग, इतने इन लोगों ने मिलकर संविधान को क्या किया था? तैयार किया था। तो ये हमारा क्या हुआ, आज यहाँ पे हमने क्या है, पूरी संविधान सभा को पढ़ रखा है। मैंने सोचा था कि आपको ये संविधान की विशेषताएं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अब आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहती है, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।